चलो देखते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। अगर कोई सॉलिड हमें दिया गया हो, जैसे कि क्या सॉलिड दे दिया जाए, कपूर दे दिया जाए। कपूर को हम जलाएं तो वो लिक्विड में नहीं चेंज होता है, सीधे किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है। तो अगर कोई सॉलिड, कपूर जो हम अपने घर पे जलाते हैं वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसको जलाए तो सीधे गैस में चेंज हो जाता है। तो अगर कोई सॉलिड सीधे गैस में चेंज हो जाए, लिक्विड में ना चेंज हो, या फिर वही गैस सीधे सॉलिड में चेंज हो जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए ही, तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर, अगर कपूर को जलाया जाए तो सीधे गैस में चेंज हो जाता है, और अगर जो भाप बन के उड़ रहा है उस भाप को वापस कूल कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, तो वापस वो सॉलिड यानी कपूर में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही नेप्थलीन बाल्स भी होता है। नेप्थलीन बाल्स क्या होता है, हम कपड़ों के अंदर रखते हैं जिससे कपड़े खराब ना हो, वो भी एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। उसको भी अगर हम जलाएं, क्योंकि कपूर का ही वो एक दूसरा रूप है, तो ये भी सब्लिमेशन शो करेगा। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में चेंज होना हीट करने पे, या फिर वेपर का डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना कूल करने पे। तो ये रहे 3 यूनिट ऑफ टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। जनरली फ़ारेनहाइट में सबसे पहले टेम्परेचर को नापा जाता था, और इसको ऐसे डिग्री और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं। अगर फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब आते हैं हम डिग्री सेल्सियस पे। डिग्री सेल्सियस को ऐसे O और C लिखा जाता है, छोटा सा O लगाया जाता है और C, तो इसे हम डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं। अगर हम डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और वही हम डिग्री सेल्सियस में जनरली छोटे पर से आप पढ़ते आए होंगे। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जो बुखार नापते हैं हम, टेम्परेचर थर्मामीटर जो होता है टेम्परेचर नापने वाला, जो Hg से बना होता है, उसमें भी डिग्री सेल्सियस में ही टेम्परेचर को नापा जाता है। तो और थर्ड जो है केल्विन है। केल्विन SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है। SI यूनिट का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें टेम्परेचर को केल्विन से ही नापा जाता है। अब जहाँ भी आप जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, कहीं भी जाएं, ये केल्विन में ही नापा जाता है। और इसका बहुत एडवांटेज है कि हमें माइनस में नहीं दिखाना पड़ता है, टेम्परेचर सारे के सारे प्लस में होते हैं, तो कैलकुलेशन में इजीनेस रहती है। प्लस जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आगे आप 10th में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, 11th में, 12th में, तो वहाँ पे केल्विन में ही टेम्परेचर को न्यूमेरिकल्स में ऐड करना होगा। डिग्री सेल्सियस में दिया होगा क्वेश्चन में, और केल्विन में हमें चेंज करके लिखना होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन स्केल में 273 केल्विन होता है। देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 273 केल्विन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि डिग्री सेल्सियस से हमें केल्विन में चेंज करना होगा, तो 273 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। अभी फार्मूला इसका देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 373 केल्विन। तो यहाँ से भी देख सकते हैं 100 में 273 जोड़ दिया गया तो 373 केल्विन हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन होता है। अब हम देखेंगे इनका इंटर कन्वर्जन का फार्मूला, जिसे आप लोग याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल्स में इजीनेस होगा। उसके बेसिस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। आइए देखते हैं हम यूनिट ऑफ टेम्परेचर का कन्वर्जन फार्मूला। अगर हमें डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो फार्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। जैसे मान लो हमें दे दिया 32 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है, तो हम बस क्या करेंगे, इसके जगह पे 32 रख देंगे, तो फ़ारेनहाइट में कैलकुलेशन करके चेंज कर देंगे। ऐसे ही हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है, तो मान लो दिया हो 100 फ़ारेनहाइट दे दिया हो, इसी को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो यहाँ 100 रख देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। जैसे 100 - 32
जो बचेगा उससे 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ़ारेनहाइट ऐसे सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं और केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। इसका फार्मूला सबसे ज़्यादा इजी होता है। जैसे कि मान लो हमें दिया हो बॉइलिंग पॉइंट ही निकालना हो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ रख देंगे वैल्यू, तो केल्विन में कितना आ जाएगा 373 केल्विन आ जाएगा। बहुत इजी है। और अगर कहीं पे केल्विन में दिया हुआ हो टेम्परेचर सेल्सियस में चेंज करना हो तो केल्विन के जगह पे रख के इजीली तो ये फार्मूला याद कर लेंगे, जिससे न्यूमेरिकल्स में इजीनेस होगा, आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं न्यूमेरिकल्स डाल दूंगा, जिसको आप ये देख करके हल कर सके और वहाँ पे कमेंट में सॉल्व करके भेजेंगे कि आंसर क्या आया है। तो आगे अब हम देखें जरा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज क्या होते हैं। हमने टेम्परेचर वाला सारा पोर्शन कवर कर लिया, अब प्रेशर वाला पोर्शन कवर करना है कि टेम्परेचर वाला तो देख लिया, प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं गैसेस की कि कैसे उन पे प्रेशर डाल करके उनको लिक्विफाई किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं हम कि प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड लिक्विड गैसेस पे क्या पड़ता है। तो अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल एकदम पास पास होते हैं। अगर इनको हम कंप्रेस करें यानी दबाने की कोशिश करें तो ये दबते नहीं हैं, तो इन पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सॉलिड्स कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स पहले से ही पास पास होते हैं। लिक्विड की बात करें तो इनके मॉलिक्यूल जनरली पास ही होते हैं, थोड़े से ही दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, तो ये भी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे काफ़ी दूर दूर। तो इसके चलते क्या किया जा सकता है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है। तो गैसेस इस तरीके से हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनको हम दबा करके नज़दीक ला सकते हैं। तो गैसेस के हाईली कंप्रेसिबल होने का कारण ये है क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। तो इनको पास पास लाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है और कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, जब हम इनको कंप्रेस करते हैं तो इनका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है और ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम प्रेस करके कर सकते हैं, कंप्रेस करके गैसेस को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम गैसेस को कंप्रेस करके एक सिलेंडर में डाल दें, उनके बीच के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस घट जाता है और फाइनली वो लिक्विफाइड हो जाता है। यानी कि जैसे अगर किसी सिलेंडर में ऐसे भरा हुआ है, अगर हम इनको कंप्रेस कर दें तो कैसे बन जाएंगे, इस टाइप के बन जाएंगे, और ये गैस कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। यानी कि गैस क्या हो गया, लिक्विफाई हो गया। कैसे, कंप्रेस करने के बाद लिक्विफाई हो गया। तो यदि हम किसी सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करते हैं तो उनके बीच के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम हो जाता है और वो कम होके गैसेज लिक्विफाई हो जाते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे गैसेज को लिक्विफाई किया जा सकता है। जैसे ये हमने ले लिया एक सिलेंडर और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स डाल दिए। अब ये गैस के मॉलिक्यूल ऊपर से लगा दिया हमने, पिस्टन से धक्का देने लगे। आगे क्या हुआ, हम इसको कंप्रेस किए तो ये कंप्रेस होके कैसे बन गए, इधर आ गए, और ये कैसे बन गए, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गए, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल कैसे हो गए, एकदम पास हो गए। तो ये मॉलिक्यूल कैसे हो गए, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गए। तो इस तरीके से गैसेस के वॉल्यूम को डिक्रीज करके लिक्विड में चेंज किया जा सकता है।
अब हमें ज़रूरत क्या है गैसेज को लिक्विफाई करने की। तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, जैसे ही उन्हें बाउंड्री मिलेगा वो बाहर चले जाएंगे, प्लस उन्हें रखने के लिए जगह भी बहुत चाहिए। तो उस जगह को कम करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, उनको लिक्विफाई करके सिलेंडर में डालते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। जैसे एलपीजी की ही बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी हमारे घरों में यूज होता है। अगर ये गैस के फॉर्म में रहेगा तो तुम मान लो इतना ज़्यादा कहाँ से लेके जाओगे, इसीलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को सिलेंडर्स में कंप्रेस करके लिक्विफाई कर दिया जाता है। अपने घर के सिलेंडर को हिला के देखोगे तो ऐसे बचता है, वो लिक्विड होने के कारण बचता है क्योंकि वो लिक्विफाइड किया गया रहता है। वैसे ही सीएनजी का यूज आजकल वाइडली एकदम किया जाता है। जैसे दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन बढ़ता था पेट्रोलियम यूज करने के कारण, तो अब सीएनजी यूज किया जाता है। इससे पॉल्यूशन कम होता है और इजीनेस भी होती है। O2 गैस हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है। आजकल तो तुम लोग देख रहे हो O2 गैस की बहुत कमी है, तो एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाया जा सकता है, O2 गैस को लिक्विफाइड करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। तो इस तरीके से इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत कम होते हैं जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। एक और चीज़ है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनके बीच में प्रेशर अप्लाई करने पे हीट जनरेट होता है मॉलिक्यूल्स पे। हीट जनरेट जब मॉलिक्यूल्स के बीच में होने लगता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, हीट जनरेट हो जाता है। इससे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। अब काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर गई तो वो तो फिर से गैस में चेंज होने लगेगा। तो इसलिए हम इसको कंडीशन कैसा प्रोवाइड कराते हैं, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं। तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड एट लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। एकदम हाई प्रेशर और एकदम लो टेम्परेचर किया जाए तो गैसेस कंप्रेस्ड हो सकते हैं। तो ये तो हमारा डिस्कशन था गैसेस की कंप्रेशन पे। सॉलिड लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन के बारे में ज़रा बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम इवापोरेशन के बारे में। इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन से भी लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है और वेपराइजेशन से भी लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो वेपराइजेशन तब होता है जब किसी लिक्विड को हम उसके बॉइलिंग पॉइंट के जितना टेम्परेचर देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के जितना गर्म करते हैं। जैसे कि वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाएं टेम्परेचर उसका, तब वो बॉयल होगा। लेकिन इवापोरेशन कब होता है? इवापोरेशन उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है, ठीक है। यानी कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उससे नीचे 50 डिग्री सेल्सियस पे भी इवापोरेशन हो सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है। यानी किसी भी टेम्परेचर पे उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे अगर लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन बोलते हैं। ओके, तो इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, केवल सरफेस पे इवापोरेशन होता है। जबकि वेपराइजेशन कैसा फिनोमेना है, पूरे होल मास का वेपराइजेशन होता है। तो इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेनन in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point. Evaporation वो सरफेस फिनोमिना है जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज होता है किसी भी टेम्परेचर पे उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। यानी किसी लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड से वेपर में बदलने के प्रोसेस को ही इवापोरेशन बोलते हैं। अब वेपराइजेशन और इवापोरेशन में डिफरेंस क्या है? इवापोरेशन केवल सरफेस पे होता है जबकि वेपराइजेशन पूरे मास में होता है लिक्विड के। तो इवापोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट सरफेस ऑफ लिक्विड व्हाइल वेपराइजेशन टेक्स प्लेस ऑन द होल मास ऑफ लिक्विड। पूरे मास ऑफ लिक्विड में होता है तो केवल सरफेस पर से इवापोरेशन होता है। अच्छा, मैं इसके एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हम तौलिया सुखाने को रखते हैं तो वो क्यों सूख जाता है? इवापोरेशन के कारण तौलिया सूख जाता है। या कोई भी कपड़ा हम धो करके रखते हैं
तो वो इवापोरेशन के कारण ही सूख जाता है। फिर अगर बारिश हुई रहती है, देखते हो धीरे धीरे वो भाप बन के उड़ जाता है, वहाँ का सूख जाता है, तो वो इवापोरेशन के कारण होता है। सरफेस एरिया पे ये डिपेंड करता है। तो और भी बहुत सारे इवापोरेशन के एग्जांपल है, यानी कहीं भी बिना गर्म किए अगर लिक्विड वेपर में चेंज होकर वहाँ से उड़ जाए तो वहाँ पे हम कहेंगे कि इवापोरेशन हुआ है। हमारे बॉडी में ठंडक फील होता है, देखते हो कि जब पसीना होता है तो उस समय हवा बहती है तो हमें ठंडक महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है कि इवापोरेशन के वजह से ठंडक पैदा होती है। तो इवापोरेशन के कारण ठंडक पैदा होती है। तो मैं लिख देता हूँ, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवापोरेशन कूलिंग क्यों काज करता है। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो जैसे देखते हो कि गर्मी के दिनों में पसीना होता है हमें, और वो भाप बन के उड़ जाता है, पसीना सूख जाता है। जैसे ही हवा बहती है, जैसे ही हवा लगता है, हमें ठंडक महसूस होता है। तो वो इवापोरेशन के कारण ही होता है। हमारा पसीना भाप बन के उड़ता है और हमें ठंडक महसूस होती है। अब किन बातों पे इवापोरेशन डिपेंड करेगा, यानी क्या चीज़ें होंगी तो इवापोरेशन जल्दी जल्दी होगा। तो जनरली इवापोरेशन 4 बातों पे डिपेंड करता है: सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और वाइंड। तो सरफेस एरिया, चूंकि ये सरफेस फिनोमिनन है तो सरफेस पे ही डिपेंड करेगा ही। तो इसको मैं जरा रब कर देता हूँ, कैसे होगा। देखो पहला हम देख लेते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा। तो जैसे देखो, या तो सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, देखते हो कि अगर किसी गड्ढे में पानी है तो वो देर से सूखता है। बारिश का पानी गड्ढे में भरा हुआ हो तो वो देर से सूखता है, जबकि रोड पे पड़ा हुआ पानी जल्दी सूख जाता है, रोड जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन होगा। तो गड्ढे का इवापोरेशन कम होगा, इसलिए देर से सूखता है, देर से उसका पानी भाप बन के उड़ता है। जबकि जो सड़क पे पानी होते हैं, सड़क पे पानी जो होता है वो जल्दी सूख जाता है, इसलिए क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया में क्या होता है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, इसीलिए रोड जल्दी सूख जाता है और गड्ढे में पड़ा हुआ पानी कम सूखता है। एक और चीज़ होता है, देखते हो कि हमें माथे पे ठंडक ज़्यादा लगती है क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इसीलिए ठंड में ये माथा और कान ढकने के लिए बोला जाता है कि हमें ठंडक कम लगे, क्योंकि इवापोरेशन की वजह से कूलिंग कॉज होता है, तो हमें ठंडक लग सकती है, ठंड लग सकती है। अगला हमारा है ह्यूमिडिटी। अब तुम लोग खुद सोचो कि बरसात के दिन है तब कपड़ा जल्दी सूख जाता है, या फिर खूब ज़्यादा धूप हो तब कपड़ा जल्दी सूखता है। तो आप पाएंगे कब जल्दी सूखता है कपड़ा, धूप में सूखता है। ह्यूमिडिटी, जब बरसात का दिन रहता है, वातावरण में नमी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, इसलिए कि इवापोरेशन वहाँ पे तेजी से नहीं हो पाता है। वातावरण में ह्यूमिडिटी होने के कारण, इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी होने के कारण जल्दी से कपड़ा नहीं सूखता है। तो इसीलिए बरसात के दिन में कपड़ा बदबू देने लगता है, क्योंकि सूख नहीं पाता है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होगा, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। जितना ज़्यादा, मतलब ये उल्टा होता है, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना ही कम इवापोरेशन होगा। इसीलिए बरसात के दिन में थोड़ा भी इवापोरेशन नहीं होगा और गर्मी के दिन में ज़्यादा इवापोरेशन होगा जब तेज़ धूप खिली रहेगी। थर्ड हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, तो ये तो सबके दिमाग में आ गया होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे भाप जल्दी जल्दी बनेगा कि कम बनेगा। तो देखो, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर, उसका भाप बन के उड़ना ज़्यादा होता जाएगा, इवापोरेशन ज़्यादा होता जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और
एक बार उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होने लगते हैं और वो भाप बन के यानी वेपर बन के उड़ जाते हैं। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन हो जाएगा। अब हमारा वाइंड है। अब किसी भी चीज़ को इवापोरेशन के बारे में सोचना है, जल्दी सूखेगा या कम सूखेगा ये सोच सकते हैं तो बड़ा इजीनेस हो जाता है। तो देखो हवा बह रही है तब हमारा तौलिया तेज सूखेगा या हवा नहीं बह रही हो तब तौलिया तेज सूखेगा। तो जब हवा बहती है तो तेजी से सूख जाता है। तो वाइंड के चलते क्यों ज़्यादा तेजी से सूखेगा? क्योंकि इवापोरेशन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा वाइंड बहेगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। तो बस हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स को याद कर लेना है कि सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और वाइंड पे डिपेंड करता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये तो आपको अपने आप से ही पता चल जाएगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो। जैसे कि सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे कि रुमाल सूखेगा जल्दी, ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया। तो इसके बारे में हमने क्या कहा कि रोड जल्दी सूख जाएगा जबकि गड्ढा जल्दी नहीं सूखेगा। ह्यूमिडिटी की बात करें तो बरसात के दिन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो इवापोरेशन कम होता है, इसीलिए कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवापोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं, जितना ज़्यादा तेज धूप रहेगा उतना ज़्यादा जल्दी कपड़ा सूखेगा। जितना ज़्यादा कपड़ा क्यों सूखा? क्योंकि इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे इवापोरेशन बढ़ जाता है। और जितनी ज़्यादा तेज हवा बहेगी उतना ज़्यादा तेज कपड़ा सूखेगा। ज़्यादा कपड़ा सूखने का मतलब कि इवापोरेशन ज़्यादा हुआ है। तब हम कह सकते हैं, इन बातों को इजीली अपना सकते हैं। और लास्ट हमारा, मैं एक बार फिर से ये चीज़ बता देता हूँ कि ये इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, इसको कर देता हूँ। ये आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एक पैन हो जिसमें हमने सब्जी बनाया हुआ हो, एक पैन हो उसमें सब्जी बनाया हुआ हो, ठीक। अब उसमें क्या करें, हम पानी डालें तो क्या होता है, छन्द से भाप बन के उड़ता है और पानी डालने के चलते ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पानी डाला तो वहाँ इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन के कारण वहाँ पे कूलिंग हो गई। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे एसीटोन का एग्जांपल है। एसीटोन अपने हाथ पे हम रखेंगे तो हमें ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे रखते हैं हमारे हथेली पे वो इवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। अब ठंडा होने का रीजन क्या है उसके पीछे? क्योंकि जब हम इस पे पानी डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस हीट को एब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में वो हीट यूज करते हैं। जो हीट आसपास मौजूद था उसको एब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किए और वो वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस एरिया से बाहर निकल गए, यानी कि इवापोरेशन हो। तो जहाँ से उन्होंने हीट एब्जॉर्ब किया है, हीट कम हो गया वहाँ का, तो वहाँ सरफेस कैसा लगने लगेगा, कूल लगने लगेगा। इसलिए इवापोरेशन कूलिंग काज करता है। एक और मैं दे सकता हूँ एग्जांपल, जैसे कि हमें पसीना होता है, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। पसीना होता है, पसीने पे हवा लगता है तो जो पसीना है भाप बन के उड़ता है, उसका टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ता है, हमारे शरीर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और वो उड़ जाता है। इसीलिए हमें पसीना होने पे ठंडक महसूस होती है। ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि जब गर्मी होगी तो पसीना होने लगेगा, इवापोरेशन के कारण कूलिंग कॉज हो जाएगा। और अगर हमें ठंडक लगने लगेगा तो हम वाइब्रेट करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, इससे गर्मी होने लगती है। तो इस तरीके से इवापोरेशन भी हमारा खत्म होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है डिफ्यूजन। आइए बात करते हैं अब डिफ्यूजन की। डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के एक साथ मिक्स होने के प्रोसेस को ही डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि दो गैस के पार्टिकल्स हैं, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाए तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि चिमनी से जो गैस निकलती है तो जहाँ से धुआं निकलता है मुहाने पे, वहाँ पे आपको ज़्यादा धुआं दिखता है, लेकिन कुछ ही देर में वो धुआं गायब हो जाता है। धुआं गायब क्यों हो जाता है? डिफ्यूजन के कारण। वो पूरे दूसरे अदर जो इन्वायरमेंट में गैसेज होते हैं उनके साथ वो धुआं
मिक्स हो जाता है। तो अगर हम बात करें डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन गैस में, उससे कम डिफ्यूजन लिक्विड में और सबसे कम डिफ्यूजन सॉलिड में होता है। डिफ्यूजन का मेन रीजन है पार्टिकल्स के का ब्राउनियन मूवमेंट करना, ब्राउनियन मोशन करना। इसी ब्राउनियन मोशन के कारण डिफ्यूजन होता है। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेज की होती है, तो गैसेज सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कर सकते हैं ड्यू टू उनकी काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी गैसेज से कम होती है, इसलिए लिक्विड कम डिफ्यूजन कर सकते हैं। और सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, वो एकदम पास पास होते हैं, उनके बीच में जगह नहीं पाया जाता है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए सॉलिड डिफ्यूजन नहीं करते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टुगेदर इज नोन एज डिफ्यूजन। अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग पार्टिकल्स का आपस में मिक्स होना क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन बोला जाता है। ये कब टेक्स प्लेस करता है? ये कब होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की होता है। जैसे कि हम चिमनी से निकलने वाले धुएं का एग्जांपल ले लें, जब निकलता है तो वहाँ हायर कंसंट्रेशन रहता है और उस धुएं का कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में बहुत कम रहता है, तो वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर यानी कि कम कंसंट्रेशन की ओर चला जाता है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन गैसेज में, उससे कम डिफ्यूजन लिक्विड में और सबसे कम डिफ्यूजन सॉलिड्स में होता है। ये इसके काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे होता है। अगर हम अपने जीवन में हर रोज़ की बात करें कि डिफ्यूजन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो गैसेज में अगर डिफ्यूजन की बात करें तो कोई गर्म अगर सब्सटेंस होता है, जैसे कि अगर हम अपने डेली लाइफ में बात करें कि डिफ्यूजन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि डिफ्यूजन किस बात पर डिपेंड करता है। डिफ्यूजन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाता है। डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाता है। डिफ्यूजन की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और बाद में इसको आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो मोशन करने लगते हैं और तेजी से डिफ्यूजन होता जाता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पर डिफ्यूजन बढ़ता जाता है। अब डेली लाइफ में एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर कोई गर्म सब्जी हो तो उसका सुगंध दूर दूर तक जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो दूर तक मूवमेंट करता है और दूर तक खाने की सुगंध आती है। जबकि कोई खाना ठंडा हो जाए, सब्जी ठंडा हो जाए, तो उसकी सुगंध दूर तक नहीं जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडा होने के कारण पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और वो दूर नहीं जा पाते हैं, इसलिए हमें वो सुगंध नहीं दिखाई, वो सुगंध नहीं आती है। और भी अगर एग्जाम्पल की बात करें डेली लाइफ में, अब अगर हम अगरबत्ती को जलाएं तो वो गरम गरम सुगंध हमारे नाकों में जाती है। क्यों? डिफ्यूजन के कारण। इन्वायरमेंट में गैसेज होते हैं, उनके साथ वो स्टिक की सुगंध जो होती है वो डिफ्यूज होकर के हमारे नाक तक पहुंच जाती है। अब हम बात कर लेते हैं लिक्विड में डिफ्यूजन की। लिक्विड में डिफ्यूजन गैसेज के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, लेकिन होता है। तभी तो वाटर में अगर हम शुगर सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, शुगर के क्रिस्टल को मिक्स करते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। ये एग्जाम्पल है लिक्विड में सॉलिड सब्सटेंसेस के डिफ्यूजन का। अगर हम गैस का लिक्विड में डिफ्यूजन की बात करें तो कोका कोला या सॉफ्ट ड्रिंक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या होता है कि वो लिक्विड होता है सॉफ्ट ड्रिंक, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, इसीलिए हम ओपनर से ढक्कन खोलते हैं तो वहाँ पे टप से आवाज़ आती है, क्योंकि तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस लिक्विड में से बाहर आ जाती है। तो इस डिफ्यूजन टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स खत्म होता है। आई होप गाइज आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। जो चीज़ें ना समझ में आई हो और समझ में आई हो तब भी नीचे कमेंट करें, और आगे भी ऐसे ही सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करें जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।